बहुत समय पहले की बात है। वृंदापुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनम नाम की एक लड़की रहती थी। सोनम अपने पिता रामकिशन के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। रामकिशन अपनी बेटी का और अपना पेट भरने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसी से किसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सोनम की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, इसलिए उसके पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। सोनम की उम्र अब शादी लायक हो चुकी है, मुझे अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इतना सोचकर रामकिशन अपनी बहन को फोन करता है और कहता है, हेलो, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ रामकिशन, तू बता कैसा है? आज कैसे याद किया तूने अपनी बहन को? दीदी, सोनम की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए ना। ठीक है रामकिशन, मैं पता करूंगी। यदि कोई अच्छा परिवार मिला तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। इतना कहकर रामकिशन की बहन फोन काट देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद रामकिशन की बहन खुद उसके घर आती है और कहती है, भैया, लड़के का नाम विनोद है। हमारी सोनम के लिए विनोद से अच्छा लड़का आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करता है। मेरी बात मानो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। लड़के वाले बहुत अमीर है, ऐसा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। लड़का शहर में रहता है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि उसकी शादी गाँव की लड़की से हो। दीदी, लड़का आपको पसंद है तो अच्छा ही होगा। आप उनको यहाँ बुला लीजिए। यहाँ आएंगे तो सोनम को भी देख लेंगे और दोनों बच्चे आपस में बात भी कर लेंगे। इसके कुछ दिनों बाद विनोद अपनी माँ के साथ सोनम को देखने आता है। सोनम दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए एक ही नजर में विनोद और उसकी माँ को सोनम बहुत पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एक अच्छा मुहूर्त देखकर सोनम के पिता सोनम और विनोद की शादी करवा देते हैं। विनोद की माँ बहुत ही अत्याचारी और तेज औरत थी। सोनम के घर में जाने से पहले ही वो घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है और जब सोनम अपने ससुराल जाती है तो वो उसके सामने घर के काम करने का दिखावा करने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में भी इतना सारा काम करना पड़ता है। हाय मेरे घुटने। तभी वहाँ पर उसका छोटा बेटा नितिन आता है और कहता है, माँ, मुझे फटाफट 5,000 रुपए दे दो। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पार्टी करनी है। मैं जरा जल्दीबाजी में हूँ तो मैं जा रहा हूँ। भैया को बोल देना, मुझे पेटीएम कर देंगे। इतना कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सोनम आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर का सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। अब आप केवल आराम कीजिएगा। नहीं बहू, अभी तो तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। अगर तेरे से काम करवा लिया तो तेरा पति और ये समाज मुझे ताने दे देकर मार देंगे। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। लोग जो भी कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। और रही बात मेरे पति की, तो उन्हें मैं समझाने के लिए हूँ ना। और वैसे भी काम करने की तो मुझे आदत है। गांव में मैं खूब काम किया करती थी। ठीक है बहू, तो जरा ये झाड़ू पोछा का काम कर ले। सुन, झाड़ू पोछे के बाद खाना भी बना लेना। तब तक मैं देखती हूँ कि नौकरानी मिलती है तो। उसके बाद सोनम घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अब रोजाना सोनम को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। वो सुबह उठकर झाड़ू पोछा लगाती थी और उसके बाद नहाकर घर के लोगों के लिए खाना बनाती थी। खाना बन जाने के बाद वो सबको खिलाकर फिर बर्तन धोया करती थी और फिर सभी घर वालों के कपड़े भी वही धोती थी। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन जाता है और अब तो उसकी सास भी उससे ठीक से बात नहीं करती थी। पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया है। जब मैं नई नई आई थी तब तो ये मुझसे इतना प्यार करती थी। अब ना जाने इनको क्या हो गया है, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। धीरे धीरे सोनम की सास का सोनम पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। केवल उसकी सास का ही नहीं बल्कि उसका देवर भी उस पर अत्याचार करता था। वो दोनों मिलकर सोनम को बहुत परेशान करने लगे। एक दिन की बात है, सोनम पोछा लगा रही थी। तभी नितिन वहाँ से जाने लगा तो सोनम ने कहा, नितिन, अभी मैंने पोछा लगाया है, ज्यादा आना जाना मत करो वरना पैरों के निशान पड़ जाएंगे। आपने पोछा लगाया है तो क्या मैं आना जाना बंद कर दूं? अगर मुझे काम होगा तो मैं आऊँगा भी और जाऊँगा भी। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, समझी? नितिन, आप ये मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? रुकिए, मैं अभी आपकी मम्मी जी से शिकायत करती हूँ। इतना कहकर सोनम अपनी सासू माँ को बुलाती है और कहती है, सासू माँ, देखिए नितिन मुझसे कैसी बात कर रहे हैं।
मम्मी मुझे काम था इसलिए मैं यहाँ से जा रहा था, तो ये मुझे कह रही हैं कि अभी पोछा मारा है यहाँ से मत जाओ। अब ये मुझे बताएंगी कि मेरे घर में मैं कहाँ से आऊँ और कहाँ से जाऊँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मनोज लड़की मेरे बड़े बेटे का खून चूस चूस कर तो तूने उसे पतला दुबला कर दिया है। अब क्या मेरे छोटे बेटे पर तेरी नजर है? खबरदार, जो तूने इसे किसी भी चीज के लिए कुछ भी कहा तो तेरे टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझी? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के लिए कहा था, और वो भी बहुत प्यार से कहा था। अगर नितिन मुझे बता देते इनको काम है तो मैं कुछ नहीं कहती। ज्यादा जमान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे घर से बाहर निकालने में। मैं आपकी बहू हूँ मम्मी जी, और इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना आप लोगों का है। इस तरह आपको मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है, समझिए आप। सोनम जब ये बातें बोल रही थी तब उसके देवर ने उसके फोन में रिकॉर्डिंग कर ली, और जब शाम को उसका भाई घर लौटा तो उसने वो रिकॉर्डिंग अपने बड़े भाई को सुना दी। अपनी माँ पर इस तरह सोनम को चिल्लाता देख विनोद को बहुत गुस्सा आया और उसने सोनम की खूब पिटाई की, और तीनों माँ बेटे ने मिलकर सोनम को घर से निकाल दिया। सोनम उनके सामने रोती बिलखती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। मुझसे गलती हो गई सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से अकेले गाँव कैसे जाऊँगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं देखा हुआ है। सोनम की कोई भी बात वो लोग नहीं सुनते। सोनम वहाँ से अपने घर कैसे जाती, उसे तो रास्ता भी नहीं पता था। वो इसी तरह कहीं भी जाने लगी। चलते चलते वो जंगल में पहुँच गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। मैं अपने पापा के पास कैसे जाऊँ? मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सोनम चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे रात होने लगी। वो रात बहुत काली थी, इसलिए सोनम को बहुत डर लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो अमावस की रात आने में समय है, फिर रात आज इतनी काली क्यों है? कहीं आज चांद पर ग्रहण तो नहीं है? पता नहीं रात आज इतनी काली क्यों है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आकर मुझे खा न जाए। तभी सोनम को कुछ आवाज सुनाई देती है। सोनम आवाज सुनकर डर जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। सोनम धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचती है। वहां वो देखती है कि 2 परियां आपस में बातें कर रही है। चंद्रघटा परी, हमने चांद को तो चुरा लिया है, लेकिन अब हमें चांद को सही जगह ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आसमान में चांद नहीं है। और अगर बात जंगल के पीछे वाली गुफा की जादूगरनी को पता चली तो वो हम दोनों को मौत के घाट उतार देगी। तुम्हें पता है ना वो कितनी शक्तिशाली है? हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें जल्दी से चांद को ले जाकर रानी परी को दे देना चाहिए, फिर पूरी दुनिया पर हम परियों का राज होगा। दोनों परियों की बात सुनकर सोनम सोचती है, हे भगवान, ये क्या होने वाला है? अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। मुझे जल्दी से जिस जादूगरनी की ये बात कर रहे हैं उसके पास जाना होगा। सोनम भागते भागते जंगल के पीछे की एक गुफा के पास पहुंचती है और बिना देर लगाए उस गुफा के अंदर घुस जाती है। उस गुफा के अंदर एक जादूगरनी मंत्र का जाप कर रही थी। सोनम कहती है, जादूगरनी जी, जल्दी उठिए। कुछ परियों ने मिलकर हमारे चांद की चोरी कर ली है और वो लोग उसे लेकर अपने परीलोक में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारी पृथ्वी संकट में पड़ जाएगी, और मैंने उनके मुंह से सुना है कि सिर्फ आप ही उनसे लड़ सकती हो। क्या कहा तुमने? जिस बात का डर था वही हुआ। तुम जल्दी चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी और सोनम जंगल के बीच वाली उसी गुफा में पहुंचती है, लेकिन तब तक दोनों परियां वहां से जा चुकी थी। फिर जादूगरनी और सोनम जादुई झाड़ू पर बैठकर आसमान में उड़ने लगते हैं। तभी उन्हें दोनों परियां दिख जाती है। जादूगरनी उनका रास्ता रोकते हुए कहती है, हमारा चांद हमें लौटा दो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चंद्रघटा परी, जल्दी चलो यहाँ से, इस जादूगरनी ने हमें देख लिया है। वो दोनों परियां जादूगरनी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी जादूगरनी अपनी शक्तियों से उन दोनों परियों पर हमला कर देती है। वो दोनों परियां वहाँ से डर के मारे गायब हो जाती है और चांद जमीन पर गिरने लगता है। तभी सोनम जादुई झाड़ू की मदद से चांद को पकड़ लेती है और जमीन पर गिरने से बचा लेती है। उसके बाद जादूगरनी और सोनम मिलकर चांद को उसकी सही जगह पर लगा देते हैं और फिर दोनों वापस जमीन पर आ जाते हैं। जादूगरनी कहती है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो सोनम। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो आज ये चांद परियों के वश में हो जाता और फिर हम लोग भारी संकट में पड़ जाते। आज तुमने पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी संकट आने से बचा लिया है। शुक्रिया जादूगरनी जी।
लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इतने घने जंगल में कोई इंसान आता जाता नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे आई? उसके बाद सोनम जादूगरनी को अपनी सारी बात बताती है। सोनम की सारी बातें जानने के बाद जादूगरनी कहती है, तुमने इतना बड़ा काम किया है, उसके बदले मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़कर आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। उसके बाद जादूगरनी सोनम को लेकर उसके पापा के पास जाती है। अपनी बेटी को रात में इस तरह घर आता देख किशनलाल घबरा जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इस समय यहाँ, और तुम्हारे साथ ये कौन है? पापा, ये जादूगरनी है। आज कुछ परियों ने चांद की चोरी कर ली थी, इन्हीं की वजह से आज चांद वापस अपनी जगह पर है। और रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है पापा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद सोनम अपने पापा को सारी बात विस्तार से बताती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। यदि आज आप मेरी बेटी को मेरे पास नहीं लाती तो पता नहीं इसका क्या होता। उसके बाद जादूगरनी किशनलाल के छोटे से घर को बहुत बड़ा घर बना देती है और उन्हें बहुत सारा धन दौलत देकर वहाँ से चली जाती है। इतनी सारी धन दौलत पाकर वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और रईसी से रहने लगते हैं। किशनलाल अपनी बेटी का विनोद से तलाक करवा देता है और उसकी दूसरी शादी कर देता है। अब किशनलाल भी अपने जीवन में खुश था और उसकी बेटी भी अपने दूसरे वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थी। सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमे रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या, लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं। आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती, मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूँ। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी, इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी, तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुंचा तो शंकर की माँ जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। जल्दी से कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम सी लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ। पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वी लोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं। कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वी लोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वी लोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परी लोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आँखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी। वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी,
ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुंचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वी लोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।